मेरा काम उतना ही है कि अच्छी कंपनियों को निकालना है, अच्छे बिजनेस को पिक करना है और उसमें होल्डिंग बनाए रखना है। अल्टीमेटली 1 से 2 महीने का वोलेटिलिटी आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, बट आप अगर 1 से 2 साल का उसमें व्यू रखते हो तो आई थिंक उसमें आपको अच्छा खासा गेन मिलने का पॉसिबिलिटी रहेगा। तो मतलब जब आप उस रास्ते पे जाते हो तो काफी आपको चैलेंजेस भी फेस करने को मिलेंगे। काफी कंपनीज ऐसी भी होगी जो नहीं चलेगी, जो काफी अंडर परफॉर्म करेगी, काफी अनकंट्रोलेबल्स भी होते हैं जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें हमें लॉसेस भी बुक करने पड़ेंगे। बट या दिस इज हाउ आई वर्क। राइट 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 एब्सोल्युटली। सर हम लोगों ने पहले भी ऑफ कोर्स एक बार डिस्कस किया ही था आपका पोर्टफोलियो एंड उसमें सो आपके पोर्टफोलियो में करेंटली देयर आर 3 stocks राइट। and which have been giving So consistently in that greater drinker portfolio, yeah right? yeah so ट्रिंकर पोर्टफोलियो में Correct. एंड सो आज भी हम लोग थोड़ा सा उसको टच अपॉन करेंगे बट बिफोर वी गो देयर फॉर आवर ऑडियंस आज आई थिंक मेरे दिमाग में जो आज के लिए एजेंडा है वन इज ऑफ कोर्स थोड़ा सा मार्केट्स के बारे में एक जनरल डिस्कशन की अभी क्या चल रहा है व्हाट इज योर ओपिनियन मोहित सर and second is thoda sa again based on that perspective any watch lists you may have or and आपका जो करंट पोर्टफोलियो है उसमें व्हाट विल वी मतलब व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इफ एनीथिंग एंड थर्ड इज टुवर्ड्स द एंड मे बी वी कैन टेक अप अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस टुवर्ड्स द एंड Okay. क्या वो अच्छा है? राइट Right. ग्रेट सर Right. ग्रेट तो सर सबसे पहले मार्केट से ही शुरुआत करते हैं व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग राइट नाउ आई थिंक काफी टफ इस समय ये बना हुआ है झगड़ा की कुछ लोगों का कहना है मार्केट बॉटम आउट कर चुका है दिस इज टाइम फॉर द बुल्स एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इट्स मतलब मार्केट अभी गिरेगा 15,700 भी टूटेगा एंड काफी सारे वो चल रहे हैं सो सर विच साइड आर यू ऑन व्हाट डज योर So एनालिसिस से सर even I think जब हमारा लास्ट सेशन हुआ था तो भी मैंने यही बात बोली थी कि 2015 तक जो एक अच्छा खासा बुल रन आया था, 2008 टू 9 एक अच्छा खासा करेक्शन था, सेम वे 2020 में एक अच्छा खासा आपको शार्प डाउनफॉल देखने को मिला था। तो सेम वे 2009 टू 15 अच्छा खासा एक बुल रन था। बाद में 15 से लेके आप देखोगे 16 तक मार्केट में एक डाउनफॉल था, बट एट द सेम टाइम सिलेक्टिव जो स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स थे उन्होंने आउट परफॉर्म भी किया था। तो अभी मार्केट में एक्चुअली हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर रहे, बट आई थिंक सिलेक्टिव जो स्मॉल और मिड कैप्स होंगे जिनमें अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी आपको दिखता है, जैसे काफी कंपनियां हम ट्रिक करते हैं, तो जो भी कंपनी हम डिस्कस करेंगे दैट इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। वो कोई भी आप रिकमेंडेशन के तौर पे मत लीजिए, उस पर आप रिसर्च कीजिए, अगर आपको लगता है कि वो अच्छा कर सकता है तभी जाके आप उसको बाई कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में वो डिस्कस कीजिए। तो कुछ कंपनियां जैसे एक कंपनी का मैं एग्जांपल देता हूँ जो हम काफी टाइम से होल्ड कर रहे हैं, दैट इज बोरोसिल रिन्यूएबल्स। तो उनका सितंबर 2022 में नया फर्नेस आएगा विद कैपेसिटी ऑफ 550 टन्स पर डे। और जितना भी चैनल चेक आप करते हो, जितना भी आप मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुनते हो, तो दे आर प्रीटी होपफुल कि जो 550 टीपीडी एक्स्ट्रा आएगा वो इजीली सेल आउट कर देंगे वो, बिकॉज टेलविंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट सेक्टर। तो अल्टीमेटली आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है, वो अर्निंग्स। किस स्टॉक में या फिर किस सेक्टर में आपको अर्निंग्स बढ़ता हुआ दिखता है, और स्टिल टेलविंड्स काफी स्ट्रॉन्ग है। सो वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, बट सिलेक्टिव जो स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स होंगे जिन्होंने रिसेंटली कैपेक्स किया है या फिर उनका कैपेक्स कंप्लीट होने वाला है और डिमांड विजिबिलिटी अच्छा है, तो वो मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। और अगर मार्केट में बहुत ही ज्यादा शार्प डाउनफॉल आता है, लाइक निफ्टी में अगर यहाँ से 10%, 15% या 20% आता है, या फिर स्मॉल या मिड कैप इंडेक्स में यहाँ से 10, 15, 20% का डाउनफॉल आता है बहुत ही शार्प, तो उस कंडीशन में आप कोई भी स्टॉक बच नहीं पाएगा। बट अगर आप स्मॉल या मिड कैप इंडेक्स के सामने आउट परफॉर्म कर सकते हो उस समय के दौरान, अगर आपके स्टॉक में, आपके कंपनी के शेयर में स्ट्रेंथ है, तो उसी से आपको पता चलेगा कि आपने अच्छा स्टॉक बाय किया था कि नहीं। तो मुझे लगता है सिलेक्टिव जो स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स होंगे वो आउटपरफॉर्म अभी भी करेंगे, जिनमें अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छा है। बिकॉज अभी जो भी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बन रहा है, उससे एक चीज समझे कि इन्फ्लेशन इज नॉट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन जाता है, नॉर्मलाइज भी होता है, तो ये सारा कुछ सिक्लिकल है। जैसे आप कमोडिटीज देखते हैं, उनमें भी
काफी सिक्लिकलिटी रहती है कि कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ते हैं, वापस से नॉर्मलाइज भी होते हैं। तो आई थिंक ये सारा कुछ एक सिक्लिकल चीज है। जहां तक आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जहां तक कमोडिटी प्राइसेस की बात करते हैं, एक ना एक दिन आके नॉर्मलाइज होंगे। वो आज होगा या फिर 1 साल बाद या 2 साल बाद, वो कोई नहीं बता सकता, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो इस दौरान आप उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस कीजिए जिनमें आपको लगता है अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है। और इकोनॉमी अगर स्लो डाउन भी होता है तो भी वो अपने अर्निंग्स को मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे ही स्टॉक्स में रहने का फायदा है, क्योंकि इन पास्ट भी हम देखते हैं 2018 से 20, तो ऐसा नहीं है कि किसी स्टॉक ने पैसा बना के नहीं दिया, बट आपको उस समय पे बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहना है और अपने रिटर्न्स का जो एक्सपेक्टेशन है उसको काफी मॉडरेट कर देना है। कि लास्ट 2 साल में हम देखते हैं कि लोगों ने रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन ही काफी बढ़ा दिया है जिस हिसाब से मार्केट चला है। और उसका सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि सारे स्टॉक ही सस्ते हो गए थे। और वहां से आप देखेंगे मार्च के बाद में बाइंग धीरे धीरे आया, और जो 2020 का आप हाई देखेंगे वो करीबन नवंबर में जाते क्रॉस हुआ। मतलब 8 महीने तक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से नीचे था। तो मार्केट वैसा ही नहीं रहेगा, अभी बहुत ही सिलेक्टिव जो स्टॉक्स होंगे वो आउट परफॉर्म करेंगे। और जहां तक मेरा सुझाव है कि इन्फ्लेशन और जो भी कमोडिटी प्राइसेस है ये सिक्लिकल है। एक ना एक टाइम पे सब कुछ नॉर्मल हो ही जाएगा, बट तब तक काफी स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी। Right, absolutely, sir. That sounds great. And sir, next of course जो हमारा एजेंडा है that is आपका वॉच लिस्ट। एक हम लोगों ने थोड़ा बहुत तो डिस्कस किया ही बोरो रिन्यूएबल्स को थोड़ा सा। Correct. But other than that, are there any stocks on your watch list? Of course, once again, disclaimer: none of this is a buying or selling recommendation. This is just for educational purposes and for learning purposes. So, Correct. yes, sir. Please. So Borosil Renewable I think मेरी वॉच लिस्ट में है, बट आई एम जस्ट गिविंग माय व्यू पॉइंट कि मैं कहाँ पर रेट करूंगा। मैं अगर बोरोसिल रिन्यूएबल्स 550 और 500 तक मुझे मिलता है तभी आई लेट। एट करंट प्राइसेस आई थिंक इट इज अ बिट एक्सपेंसिव कंसिडरिंग द FY22 नंबर्स। तो अगर मुझे डिक्लाइन पे मिलता है, यहाँ पे आपको काफी ध्यान से अपने स्ट्रोक्स निकालने पड़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से ग्रोथ काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर ग्रोथ नहीं आया तो पैसा अभी वैसे ही वैल्यू में जा रहा है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स को वैल्यू दिख रहा है, जहाँ पर काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिख रहा है। तो जो भी हाई ग्रोथ आप नेम्स देखते हैं, जो भी अभी न्यू जनरेशन कंपनीज आई थी लाइक नाइका, और कुछ और आईपीओ आए थे, जैसे सफायर फूड्स का आईपीओ आया था, या फिर पेटीएम का आया था, जोमेटो का आया था, जो बहुत ही हाई ग्रोथ नेम्स है। कुछ प्रॉफिटेबल है, कुछ प्रॉफिटेबल भी नहीं है। तो हाई ग्रोथ नेम्स में अभी इतना आपको सेलिंग इसीलिए देखने को मिला बिकॉज इन्वेस्टर्स को अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। तो अगर आपका कंपनी बहुत ही हाई मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है तो वहां पे आपको डबल श्योर होना पड़ेगा कि यहाँ से मुझे अर्निंग्स ग्रोथ मिलेगा। बिकॉज अगर अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आता है तो आपके कंपनी के वैल्यूएशन भी उतना जल्दी टूटेंगे। तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स में अभी अराउंड 52 टाइम्स FY22 अर्निंग्स पे चल रहा है। तो आई फील कि 40 टाइम्स के नीचे आता है with capacities to more than quadruple without considering the acquisition of that European solar glass manufacturer. So I think 500 to 550 के बीच में ही अच्छा बाई बन सकता है। तो this is one stock. Second stock I have in my watch list is SJS Enterprises, जो कि डेकोरेटिव एस्थेटिक्स में और ऑटो इंडस्ट्री का अगर साइकिल रिवाइव होता है, जैसा कि आप इस महीने के नंबर देखेंगे उससे काफी अच्छा एक हिंट मिला है कि ऑटो साइकिल रिवाइव हो रहा है एंड द वर्स्ट इज बिहाइंड। तो अगर ऐसा होता है और आगे जाके भी ऑटो सेक्टर अच्छा करता है तो काफी एक अच्छा प्रॉक्सी प्ले बन सकता है। इवन आप उसके लास्ट कॉन कॉल में जाते हैं, उसको सुनते हैं, तो मैनेजमेंट ने अच्छा खासा गाइडेंस भी दिया है। कंपनी के बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, और इन फ्यूचर कंपनी इनऑर्गेनिकली भी ग्रो कर सकती है थ्रू एक्विजिशंस एंड ऑल। तो ये भी एक स्ट्रोक रहेगा, बट अगेन नोट ए रिकमेंडेशन, आप इसको स्टडी कर सकते हो बिकॉज दिस इज वन स्ट्रोक विच आई एम ट्रेकिंग। बहुत ही छोटा कंपनी है और वॉल्यूम्स ठीक ठाक रहते हैं इसमें। अभी करंटली ये 27 टाइम्स FY22 अर्निंग्स पे चल रहा है, और रिसेंटली इस कंपनी का आईपीओ आया था अराउंड 530-540 रुपए पे, और अभी प्राइस है 463। तो आई थिंक ये अगर 400 to 420 उससे नीचे आपको मिलता है
तो आई थिंक ये एक वॉच लिस्ट में रखने लायक कंपनी है, जिसको मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ। काफी अच्छे मार्जिन और भी है इनके। बाद में जो कंपनी हम थोड़ा बहुत ओन करते हैं उन्हीं में हम देख रहे हैं, जैसे लाओपला है, तो उसमें एक काफी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला है अभी। काफी मतलब मार्सलस पीएमएस का भी सेलिंग है, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से रिमूव किया इंटेलिजेंट से। प्लस कुछ म्यूचुअल फंड्स का भी इसमें सेलिंग है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में काफी करेक्शन आया है। बट मेरा व्यू है कि अभी स्टॉक चल रहा है अराउंड 31 टाइम्स इट्स FY22 अर्निंग्स। और यहाँ से कंपनी ने एक कैपेक्स किया है, जिसमें उन्होंने सितारगंज में एक नया प्लांट डाला है, जिससे इनकी कैपेसिटी 40% से बढ़ गई है। और डिमांड एनवायरनमेंट अगर मैं देखता हूँ तो वो अभी तक तो काफी अच्छा लग रहा है। बट ये एक ऐसा स्टॉक है, ऐसा कंपनी है जिसको अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तो थोड़ा इम्पेक्ट होता है, बिकॉज इनका जो प्रोडक्ट है वो डिस्क्रिशनरी आइटम्स में कंसिडर किया जाता है। तो अगर किसी भी हाउस होल्ड के पास में एडिशनल इनकम आता है, जैसे उनके इनकम लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, तभी जाके इन प्रोडक्ट्स पे स्पेंडिंग होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा परसेप्शन है। तो हो सकता है इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से मे भी एक साल इनका नंबर्स में कुछ आपको प्रेशर देखने को मिले। बट अगले 2 से 3 4 साल के लिए आई थिंक ये सेक्टर और ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। और फाइनल कंपनी जो हम होल्ड भी करते हैं दैट इज मिर्जा इंटरनेशनल, जो शायद हमने सेशन किया था, राइट विशु, इसके बारे में। यस सर काफी पहले किया था। पहली बार हम लोग एक ग्रुप सेशन में थे, तभी मैंने आप थे उसमें, आपने नाम लिया था। राइट, पहली बार था रेड टेप का डिस्कशन किया था राइट, हमने। एंड अराउंड 70-80 रुपीज में, राइट। एंड देन यस यस हमने यस एक स्पेशल सिचुएशन वाला सेशन भी किया था, जिसको आप सुन सकते हो, यस ताकि आपको थोड़ा बहुत रिसर्च इसका भी पता चले कि हमने किस वजह से इसको बाय किया था, क्योंकि काफी लोगों का इस पे नेगेटिव व्यू है। एंड वी रियली रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, बिकॉज कंपनी का पास्ट में कुछ गवर्नेंस इश्यूज उठाए गए थे, तो वी रियली रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, जो वो बोलते हैं और जिस वजह से उन्होंने अवॉइड किया। बट अगर आप इस लास्ट जो क्वार्टर था उसके भी नंबर्स देखते हैं, तो कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ दिया है। अपने जो रेड टेप ब्रांड है उसमें कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ दिया है, उसमें इनके मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं। प्लस कंपनी का डीमर्जर आई थिंक अब इस साल के एंड तक हो जाना चाहिए, इस साल के एंड तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक रेड टेप लिमिटेड भी लिस्ट हो जाना चाहिए। तो ये भी एक कंपनी है जो अभी 240 चल रहा है। स्टिल हम देखें इनके जो कंपटीटर्स है जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुए हैं, कैंपस, एक्टिववेयर या फिर मेट्रो ब्रांड्स, उनसे कंपेयर करते हैं तो अभी इनको कुछ भी वैल्यूएशन नहीं मिलते हैं। बट स्टिल हम इसको डिक्लाइन पे लेना पसंद करेंगे। दिस इज अगेन नॉट ए रिकमेंडेशन, ओनली फॉर डिस्कशन पर्पस, बिकॉज कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे हुए हैं। और एक बार सेपरेट कंपनी लिस्ट हो जाता है तो मतलब इसमें एक मेरे पास एग्जांपल है कैसे आप कंपनीज को एनालाइज कर सकते हो। जैसे काफी कंपनियां होती है जिनके बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भी मैच नहीं होते हैं। तो जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसमें मैंने कभी बाई नहीं किया है, बट मेक मनी ऑर्गेनिक्स करके एक कंपनी जिसमें पहले गवर्नेंस इश्यूज थे, और शायद अभी भी हो, आई आई डोंट हैव एनी व्यू ऑन दैट। बट उन्होंने रिसेंटली मेगमनी फाइनकेम को डीमर्ज किया था मेगमनी ऑर्गेनिक्स में। तो काफी टाइम होता क्या है, आज से आप 2 साल पहले देखोगे तो मेगमनी ऑर्गेनिक्स का एक पिगमेंट्स का बिजनेस है, और दूसरा मेगमनी फाइनकेम का बिजनेस है जो भी कास्टिक सोडा और सब चीजों में है। तो जो मेगमनी फाइनकेम का बिजनेस था वो उनके लिए कैश काउ था, और वो पिगमेंट्स का जो बिजनेस था उसको चला रहा था। तो अल्टीमेटली जो उनका फाइनकेम का बिजनेस था ऑफ कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश क्लोरोमीथेन, सो दैट वाज फीडिंग देयर पिगमेंट बिजनेस। तो काफी टाइम जब ऐसा कंसोलिडेटेड एंटिटी होता है तो आप सारे बिजनेसेस में कैश फ्लोज को डिवाइड करते हो ताकि सारे बिजनेस चल सके। बट जब एक सेपरेट एंटिटी बनता है, जैसे कि मैकमनी फाइनकेम बना, तब कंपनीज का पूरा बैलेंस शीट ही अलग हो जाता है, और कंपनी अपने ही कैश फ्लोज को अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट करती है, जिससे कि कंपनी में ज्यादा ग्रोथ आ सके। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटीज का, जिन भी कंपनी में डीमर्जर होता है, जो कंसोलिडेटेड लेवल पे काफी बिजनेसेस होल्ड करती है, जिसकी वजह से उनको सारे बिजनेसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अल्टीमेटली कैश फ्लोज।
तो वो सेम मुझे लगता है कि मिर्जा इंटरनेशनल और रेडटेप के साथ में भी हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे FY21 में उनके एक्सपोर्ट्स बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किए हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में काफी गिरावट भी आई थी ड्यू टू कोविड, और यूरोप में काफी स्लो डाउन भी था जहां पे उनके ज्यादातर एक्सपोर्ट्स थे। तो उस समय में आप देखते हैं तो उनका एक्सपोर्ट बिजनेस या फिर टेनरी बिजनेस विच इज ऑलरेडी इन लॉसेस, तो उसको रेड टेप फीड कर रहा था, बिकॉज रेड टेप इज जनरेटिंग लॉट ऑफ कैश, और वो सारा मतलब उसमें से काफी पोर्शन उनके एक्सपोर्ट वाले बिजनेस में और उनके टेनरी वाले बिजनेस में जा रहा था। बट जब यही कंपनी एक सेपरेट एंटिटी की तरह वर्क करेगी, तो जो कैश फ्लोज रेड टेप जनरेट करती है वो सिर्फ रेड टेप में ही इन्वेस्ट हो सकते हैं। तो ये एक आपको सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है जब भी ऐसा कोई डीमर्जर होता है। तो इन प्राइसेस पे और इतना शार्प रहना पाने के बाद में 8240, it is still trading at 25 or 26 times its FY22 earnings, बट इतने शार्प रन अप के बाद में एक अच्छा खासा करेक्शन भी आ सकता है, एक पुल बैक आ सकता है, तो उसमें आप ध्यान रखिए। बट ऑन डिक्लाइंस आई विल कीप इट ऑन माय वॉच लिस्ट। राइट सर, राइट। राइट। ग्रेट सर। तो आई थिंक हम लोगों ने सर आपके इस डिस्कशन में 2 कंपनीज तो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो की डिस्कस कर ही लिए हैं, बस एक लाओपाला आई थिंक और बचा है। लाओपाला आई थिंक वी हैव कवर्ड, बट अच्छा, राइट, या आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, लाओपाला। ओके, ओके, ओके। मैं शुरुआत में आई थिंक वो फर्स्ट कंपनी में मैं थोड़ा सा उसको करेक्ट। मिस तो कर गया उसमें मैं। ना एक काफी क्वेश्चंस आते हैं लाओपाला में, और अभी जैसे सौरभ मुखर्जी ने एग्जिट किया लाओपाला, तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि मार्केट शेयर काफी लूज कर दिया लाओपाला ने, तो उस वजह से मे बी कंपनी अच्छा ना हो, क्योंकि नए जो प्लेयर्स आए उनसे उन्होंने मार्केट शेयर लूज कर दिया। तो आई थिंक लाओपाला मैक्सिमम सारे लोग जानते होंगे जिन्होंने भी ओपलवे प्रोडक्ट कोई भी यूज किया होगा, बिकॉज एक ब्रांड है कोरेल, अगर उसके बाद में हम देखते हैं तो लाओपाला काफी एक प्रीमियम वैसा ब्रांड है, इनका दीवा जो ब्रांड है वो काफी प्रीमियम सेगमेंट में आता है। तो लास्ट 3 से 4 साल में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है इस पूरे सेक्टर में। सबसे पहला चीज, बोरोसिल ने एक्वायर किया था होपवेल टेबलवेयर को, जो जयपुर के पास ही उनका प्लांट है, एंड होपवेल टेबलवेयर वाज अ सिक यूनिट, और उनका एक ब्रांड था लारा। तो वो एक सिक यूनिट था जब 25 करोड़ का रेवेन्यू था, और शायद कंपनी लॉस मेकिंग थी, बहुत लॉसेस में थी, कैश फ्लोज भी कुछ नहीं थे। तो वहां पे बोरोसिल ने आई थिंक 2017-18 में उसको एक्वायर किया, और वहां से उसका टर्न अराउंड चालू हुआ, वहां से बोरोसिल ने ब्रांडिंग किया, और पहला बोरोसिल ने वहां पे मार्केट शेयर थोड़ा सा छीना लाओपाला से। दूसरा सेलो का एक प्लांट है विथ 18,000 टन पर एनम ऑफ कैपेसिटी। तो इन दो चीजों की वजह से लाओपाला ने अपना मार्केट शेयर काफी लूज किया। बट अभी आप देखोगे जहां पे और जो प्लेयर्स है जैसे बोरोसिल है, आप उनके लास्ट कॉन कॉल सुनोगे तो उन्होंने बोला ड्यू टू कैपेसिटी कंस्ट्रेंट दे आर लूजिंग आउट ऑन सेल्स इन देयर ओपलवेयर डिवीजन। तो इसी टाइम पे जब और प्लेयर्स के पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है और डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है, तभी लाओपाला का नया प्लांट उन्होंने कमर्शलाइज किया है। प्लस कंपनी का आगे प्लान है टू एंटर इनटू बोरोसिलिकेट ग्लास प्लांट, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्लासवेयर में है, और वो अपने सप्लाई साइड जो भी डिस्ट्रप्शंस आ सकते हैं उनको मिटिगेट करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के तौर पे बोरोसिलिकेट ग्लास प्लांट का अनाउंसमेंट भी किया है। तो आई थिंक इन ऑल हो सकता है ये सेलिंग प्रेशर की वजह से थोड़ा सा प्राइस रेंज बाउंड रहे, बट ये यहाँ पे एक वैल्यू बाय भी है, बिकॉज कंपनी का बैलेंस शीट काफी क्लीन है, और अगर आप देखते हैं FY18-19 इवन 20, तो कंपनी का आप देखेंगे सेल्स इवन एबिटा, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, फ्लैटिश सा एबिटा रहा था। FY18 109 करोड़, FY19 113 करोड़, और FY20 में 104 करोड़ का एबिटा रहा था। तो इवन जब पूरा इकोनॉमी में स्लो डाउन था तब भी उनका अर्निंग्स आप देखेंगे, सॉरी उनका आप सेल्स देखेंगे, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, तो वो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही था। जबकि काफी लोगों का परसेप्शन है कि ये जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो डिस्क्रिशनरी आइटम्स में आते हैं, तो इनका रेवेन्यू तभी इंक्रीज होगा जब आपके पर कैपिटा इनकम लेवल्स काफी इंक्रीज हो रहे हों, तभी आपका डिस्क्रिशनरी आइटम्स पे स्पेंड बढ़ता है। तो काफी परसेप्शंस बना दिए जाते हैं, बट इन ऑल आई फील ये एक वैल्यू बेट है यहाँ पे,
और जैसा अभी तक डिमांड एनवायरनमेंट देख के लगता है काफी अच्छा कर सकता है। Right, sir. Right. Great, sir. So, thank you so much for that brilliant insight, sir. And if you allow, let's move to the next leg of tonight's podcast. थोड़े से questions ले लें? Yeah, sure. हमारे कितने भी listeners से? questions ले सकते हैं. No issue Awesome, with it. awesome, sir. Right. ठीक है, तो अभी मेरे पास 2 रिक्वेस्ट आई हुई हैं. अमोल सर की है, उनको I'll add as speaker, and चित्रेश सर की है, I've added him as a speaker. Amol sir, are you there with us? Yeah, sir, I just wanted to check sir's view on Polycab because today it fell around 3.5%. So I've just joined, so I don't know whether it has been taken up or not. So, in case it is possible, just throw some light on Polycab, please. Thank you. So, Molchi, you are asking for short-term view, right? Yes, short-term view. Okay. So actually, we are discussing about fundamentals right now, and I'm not an expert in technicals because I don't have regular practice on that. So Okay. I might not be the better person to give you any view on Polycab. Okay, no problem. So, yeah. As for a general audience, Mohit sir is brilliant at fundamentals and he is purely into long-term investing. And long-term investing का of course charm ये होता है कि irrespective of markets कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने लाओपाला का भी discuss किया कि even when markets fall, if fundamentals are strong, eventually company will grow irrespective of क्या चल रहा है. So it's a long-term investing. So and for audience as well, अगर आप लोग I think it would be a much more healthier discussion अगर आप लोग थोड़ा कुछ questions ऐसे हो जो उतना ज्यादा स्टॉक, ऑफ कोर्स अगर सर कोई स्टॉक ट्रैक कर रहे होंगे तो I'm sure he'll be happy to give his views, but generally stocks because fundamental analysis requires such in-depth analysis of companies कि वो बहुत broad horizon पे उनको track करना is not easy. So if you ask more questions on the educator side instead of stock specific, it'll be a more healthy discussion, I think. So that's just a request. But yeah, anyway, thank you so much for that, Amol sir. Hi, this is Chitresh here. Thank you. Yes, sir. Hi, Mohit. So I wanted to check with you about the inflation and the oil scenario currently, and how good it would be for the oil exploration company in the medium term. Yeah, so I'm not tracking that sector, but I think this whole macro environment, it is quite positive for all the oil refiners. Like I was reading today that diesel demand is at I think six years high. So it will be pretty much positive for refiners. But as far as oil exploration companies are concerned, I think the companies which are commercializing their new capacities, they might get some benefits out of it. But oil is a sector for longer term. I don't feel it can generate value. So I would like to avoid that sector. So this is why I'm not trading that sector. Thank you, sir. Right. But you can. Thank you so much for that. Yeah. Yes, Mohit sir, please. No, but you can track some proxy plays related to that theme, and you can play that through them. Great. Thank you so much, sir. Okay. Vidyasagar sir, are you there with us? Thank you so much, Vishu. Yeah, I have a couple of questions actually, if that's okay. Yeah, sure. Generally, we try to keep it short, but yeah, please. Yeah, it's related to the sector as a whole. It's not stock specific. So the first one is Mohit sir about the metal sector. So what's your overall take on the metal sector, and do you see the export duties being revoked in the next 6 to 7 months when once the inflation is under control and probably the Russia-Ukraine situation gets better as well? So how do you see that panning out? And the second question that I have is about the defense sector, because of the Russia-Ukraine situation, the government is now pushing a lot of the defense companies, the PSU defense companies. So a lot of investment is about to happen in that space as well. So how do you see those companies as well? So these are my two questions. So first of all, I cannot comment
on whether the export duties that government is imposed will be lifted or not, because that is entirely a different point of discussion, whether they should lift those export duties or they should just increase those duties to control inflation. So that is altogether a different point of discussion. But if I look at metals, so the chart is clearly showing some signs of reversal. If you check weekly or monthly charts, you can clearly see the structure is changing from higher high, higher low to now lower high, lower low. So unless or until you get a breakout above 5800 on Nifty metal, which is currently trading at 5300, I don't think metals can be a good bet from here on for longs. So I think you should wait for price action to be in your favor, because predicting metals based on their numbers, their actual numbers, can be tricky sometimes. All the metal companies are trading at single digit P multiples, single digit EV by EBITDA multiples. But at that time, you should check whether there is some strength in the price at all. So one can argue that metals can be a value bet from here on, because the balance sheets are quite clean and they are available at single B multiples. But I feel there are many other opportunities there in market, which are structural in nature, which are not dependent on the price movement, the relations, and all. So you can. It's better to trade those companies. And if you want to take a long bet in metal, then just wait for the price action to be in your favor. And your second question was about defense, right? Yes, Mohit sir. Yeah. Yes. So Yes. defense is a good sector to be in, but just you should check the working capital cycle, the working capital which any defense companies using from their balance sheet, so that you will get a better idea. Because most of the defense companies you check, they are dealing with government, so there are some receivable issues there. So you should check all those things, and then only you can deploy some money there. So defense can be quite tricky sometimes. So you should research about the companies, the stock specifics. Like if there is any company where you find the balance sheet is clean and even the cash flows are consistent. They are, if they are getting advances from the government. So these are some points you should check before investing in any defense company. But yeah, defense as a sector should grow in coming years. Absolutely. Thank you so much. Thank Yeah, you so thank much, you. Mohit. Thank you so much for that, sir. Satyen sir, are you there with us? हेलो मोहित सर। Yeah, hi, Sithin. मैं क्या टेक्निकल में कुछ पूछना है, अगर आप परमिशन दे तो मैं पूछूं। बिल्कुल पूछिए। सर जैसे एक MTNL है और एक द बाइक हॉस्पिटल है, ये दो मंथली में चार्ट देखा हूँ। इनमें अगर मंथली में हम देखें तो इसमें ग्रीन जो वॉल्यूम है बहुत बड़े बड़े बने हैं और रेड जो है वॉल्यूम बहुत छोटे छोटे बने हैं। तो सर इसका हम किस तरह से इसको रीड करें, क्या इसका समझे हम? तो आप सिर्फ कैंडल्स को देख के कुछ भी एनालाइज नहीं कर सकते हैं। साथ में या तो आप कुछ इंडिकेटर यूज कीजिए, या फिर थोड़ा बहुत अगर आप डाउ थ्योरी जानते हैं तो उसका आप यूज करेंगे, तो ये आप कुछ समझ सकते हैं। और सिर्फ अगर आपको कैंडल देखना है और प्राइस एक्शन देखना है तो साथ में वॉल्यूम्स यूज कीजिए उससे। हाँ सर, वॉल्यूम का ही मैं पूछ रहा हूँ। वॉल्यूम का जैसे MTNL का है, मंथली अगर चार्ट देखें उसमें, अच्छा, मुझे लगा आप तो कैंडल नीचे का जो ओके। नहीं सर, वॉल्यूम ओके। तो MTNL को जैसे अगर मंथली मैंने ओपन भी कर रखा है, तो उसमें अगर देखें तो अभी ये 2 से 3 बहुत बिग वॉल्यूम कैंडल बने हैं। वॉल्यूम के जो है ना टावर, वो बहुत राइट बड़े बड़े बने हैं, राइट। और उसमें जो रेड के हैं वो बहुत छोटे छोटे बने हैं। तो सर इसको किस मतलब हम कैसे इसको क्या समझे, इसको क्या इशारा तो समझे? इसको हम इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते, बस ये देख सकते हैं कि वॉल्यूम में काफी अच्छा स्पर्ट आया है। तो काफी समय आप देखते हैं कि कुछ ब्लॉक डील्स होती है, बल्क डील्स होती है, तो उनमें भी वॉल्यूम्स में काफी उछाल आ जाता है। जब प्राइस बढ़ता है तो काफी डील्स होती है, तो उसे हम कुछ इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते। जैसे काफी समय आप देखते हैं MTNL का अगर मैं चार्ट देखता हूँ
वन वे 17 रुपए से करीबन 40 रुपए गया, तो वहाँ पे वॉल्यूम में अच्छा खासा स्पर्ट आया। जब शार्प अपमूव आता है तो वॉल्यूम्स भी काफी इंक्रीज होते हैं, तो उससे आप इंटरप्रिटेट कुछ नहीं कर सकते। ओके सर, बस यही सर क्वेश्चन था। हेलो, यस आलोक सर, प्लीज गो अहेड। हाँ जी मोहित जी, क्या हाय आलोक, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताइए। बस एकदम। अभी मेरे को दो कंपनी पे क्वेश्चन है। एक है जिंदाल पॉली। ओके। पैकेजिंग इंडस्ट्री में मतलब उसकी पकड़ अच्छी है, डिफरेंट सेगमेंट में भी वो काम कर रहा है। अभी वो कुछ सोलर के उसमें भी है, मगर वो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि वो सोलर के किस मॉडल पे काम कर रहा है। सो जिंदाल पॉली आई थिंक उन्होंने पीएलआई के लिए भी अप्लाई किया था, बट लास्ट जो मैंने ट्रैक किया था, कंपनी ने बाद में अपने सारे प्लान्स विड्रॉ कर लिए थे, तो वो आप एक अच्छा। बार चेक कर लीजिए। कुछ मतलब इश्यूज हुए थे उनको, तो वो सारा कुछ कैंसिल हो गया था। देखो अगर मैं स्क्रीनर पे भी देखता हूँ तो कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, अगर आप स्क्रीनर पे जाएंगे और अबाउट सॉरी की पॉइंट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे देखिए कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, जिंदाल इंडिया सोलर ए होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी, और लास्ट में बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिक्विजिट परफॉर्मेंस बैंक गारंटी द ऑर्डर गॉट कैंसिल। तो सोलार में आई डोंट थिंक उनका अभी कोई प्लान होगा, बट जो उनका एग्जिस्टिंग पैकेजिंग फिल्म्स का बिजनेस है वो काफी ठीक कर रहा है। इवन आप सारे जो पैकेजिंग फिल्म की कंपनियां हैं, कॉस्मो फिल्म्स है या फिर आप एसआरएफ भी देखते हैं तो उनका भी काफी अच्छा रिजल्ट है। बट इसमें आपको मेनली सप्लाई डिमांड चेक करना है। अगर आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टेड हो तो अभी आपको काफी अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं, बट सप्लाई डिमांड आप एक बार चेक कीजिए और उसी से आपको आइडिया लगेगा कि मार्जिन्स कितना सस्टेन कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में, बिकॉज इसमें कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या मोट ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ वॉल्यूम का गेम है। तो अगर सप्लाई डिमांड मिसमैच अभी भी है तो वो कितने टाइम तक रह सकता है, उसी पे आपको बेट लेना। और उसका क्रूड के मतलब बढ़ने से उसके ऊपर कोई क्रूड शायद इनका जो रेजिन होता है वो इनका रॉ मटेरियल रहता है, तो क्रूड के ऊपर नीचे होने से इन पे इम्पैक्ट आता है। अच्छा, राइट। बाकी इस इंडस्ट्री को अगर आपने डीप में रीड किया हो तो सिर्फ सप्लाई डिमांड पे आई थिंक ज्यादा आप फोकस चाहिए, बिकॉज लास्ट भी आप देखते हैं तो इनके मार्जिन्स काफी वोलेटाइल रहे हैं, कुछ भी पीछे के साल आप देखते हैं। और एक एसएमई से अभी मेन बोर्ड ऊपर आया हुआ है जेंसोल इंजीनियरिंग, हाँ एनर्जी का ऐसा कुछ है, जेंसोल एनर्जी का ऐसा कुछ है। करेक्ट। अपने शायद प्रशांत सर उस पे ट्वीट ज्यादा करते हैं। राइट। तो हाँ, प्रशांत सर आई थिंक उसको ट्रैक करते हैं, बट वो कंपनी सोलर ईपीसी में है और साथ में उनके जो प्रमोटर्स है उनका दूसरा कंपनी है ब्लू टैक्सी, तो वो शायद उनके लिए भी कुछ काम करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी मैंने सुना था। तो वैसा उनका काम है। तो सोलर ईपीसी अभी क्योंकि पूरे सेक्टर ही काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, काफी टेलमेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक भी जो भी आप कंपनी देखेंगे, जेंसोल है या फिर केपीआई ग्लोबल केपीआई ग्रीन एनर्जी करके एक कंपनी है, तो आप इन सब कमेंट्री देखेंगे तो वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इनके ऑर्डर बुक भी काफी अच्छे हैं, तो उस वजह से अभी काफी मतलब ट्रैक्शन इनको मिल रहा है, मतलब डिमांड है उसकी वजह से ये सब अच्छे से ये सब वर्क कर रहे हैं। ये मतलब मार्केट अगर नीचे भी है तो ये अच्छा इनका मतलब सोलर, हाँ वो तो मेरे को पता चल गया कि इनकी डिमांड अभी मतलब बहुत ज्यादा चल रही है, तो उसके हिसाब से हो रहा है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसमें फोटोवोल्टिक सेल्स का भी कोई कंपनी है जैसे वेबसोल एनर्जी, तो वो उसकी डिमांड कितनी रह सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि कंपनी छोटी है और आई थिंक फोटोवोल्टिक सेल में बहुत कोई प्लेयर दिख नहीं रहा है इंडिया में। तो एक्चुअल में मतलब आपको अनलिस्टेड में काफी प्लेयर्स दिख जाएंगे, जैसे रेन्यूसिस है, वो भी है, काफी कंपनियों का कैप्टिव प्रोडक्शन भी है सोलर सेल्स का। बट आप लिस्टेड में देखेंगे तो हाँ सिर्फ वेबसोल है, बट वेबसोल में आप देखेंगे प्रमोटर्स का पास्ट काफी खराब रहा है। उन्होंने जो भी डेट लिया था उस पर उन्होंने डिफॉल्ट किया, बाद में उसके लिए उन्होंने शेयर्स इशू किए। तो आज आप देखेंगे कि उन्होंने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया, उनका होल्डिंग ही आज 25% का रह गया है कंपनी में, और अभी भी शायद कुछ पोर्शन बचा हुआ है।
तो क्योंकि प्रमोटर का होल्डिंग भी काफी कम है, तो मे भी एक टेक ओवर कैंडिडेट रह सकता है जितना बड़ी कंपनियां इस सेगमेंट में एंटर कर रही है। तो मे भी इन फ्यूचर इसका टेक ओवर काफी हद तक पॉसिबल है। जैसा अभी वारी ने इंडो सोलर के जो बंद प्लांट पड़े थे उनको एक्वायर किया, जिससे उनका कैपेसिटी अराउंड 5 गीगावाट से बढ़ जाएगा। तो इंडो सोलर के भी सोलर सेल के ही प्लांट थे, सॉरी 5 नहीं 1.4 गीगावाट। वारी की जो बात कर रहे हो आप मोहित जी, वारी की जो बात कर रहे हो, वारी रिन्यूएबल के वारी एनर्जी, वारी एनर्जीज जो अभी आईपीओ आएगा। अच्छा हाँ जी, ओके ओके ओके, हाँ वो 1500 करोड़ का कुछ आईपीओ आने वाला है वही। राइट। तो जहाँ तक वेबसोल की बात है, मतलब डिमांड देखो अच्छा है नो डाउट, बट डिमांड नहीं चाहिए आपको, बिजनेस चाहिए आपको, प्रमोटर भी अच्छा चाहिए जो आपको वैल्यू बनाए। तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए वेबसोल। अच्छा, और एक और चीज कि ये जो कार्बन क्रेडिट का जो रहता है, जैसे वो EKI एनर्जी जो एसएमई से आया और एकदम से शूट अप हो गया, उसने तो बिजनेस भी डिलीवर किया है, ऐसा नहीं है, उसके प्रॉफिट में भी दिख रहा है। हाँ, और वो अभी रीजनेबल मतलब फेयर प्राइस पे चल रहा है, ऐसे अपने मान सकते हैं उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे जैसे प्रकाश सर ने भी लास्ट में ट्वीट किया था कि गैंसोल एनर्जी का कुछ कार्बन क्रेडिट में कोई कंपनी में उन्होंने कोई हिस्सेदारी ली है, वो सेम बिजनेस है या अलग है? अब वो तो चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, उन्होंने कौन सा कंपनी एक्वायर किया, उसका क्या बिजनेस है। पर कार्बन क्रेडिट्स का बिजनेस पे मतलब कोई बहुत ज्यादा ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल बिजनेस है। एक ट्रेडिंग का बिजनेस है। अगर आप सिंपल देखते हैं कि कार्बन क्रेडिट आपको बाई करना है और बाद में सेल करना है, उसी से आपका ट्रेडिंग से प्रॉफिट आएगा। तो उसमें सबसे बड़ा आप चैलेंज देखोगे वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कि आपको जो भी कार्बन क्रेडिट बाई किए सेल किए उससे कैश फ्लोज आए, उससे वापस से कार्बन क्रेडिट आपको बाई करना है। तो इसमें मतलब आप कैसे स्केल अप करोगे, वो एक सबसे बड़ी चीज देखनी है आपको कि ये बिजनेस स्केलेबल है या नहीं है। और दूसरी बात है कि कार्बन क्रेडिट्स का डिमांड अभी तो लगता है काफी अच्छा ही रहेगा, बट इन फ्यूचर अगर सप्लाई काफी इंक्रीज हो जाता है कि इतना लुक्रेटिव बिजनेस है, इतना मतलब विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप EKI को देखते हो तो उनका आप रिटर्न रेशियोज भी देखते हो, वो काफी लुक्रेटिव है। तो और भी कंपटीटर्स आएंगे, तो उस केस में कैसे सरवाइव करेंगे वो भी देखने लायक चीज होगी। तो काफी आपको मल्टीपल चीजें देखनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री में। बरोबर, राइट। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही मतलब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है। इवन काफी मेरे फ्रेंड्स ने भी ये बिजनेस चालू कर दिया था जिनको थोड़ा भी नॉलेज था इससे, एनर्जी सेक्टर से थे। तो बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है और सारा मतलब कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस पे डिपेंडेंट है। बरोबर है। जनरली ये मतलब अपने पास कोई ग्रीनरी का कोई होना चाहिए, उसके हिसाब से अपने प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या होता है एग्जैक्टली मेरे को पता है, जो कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये मतलब अपने स्पेस है जो उसमें ज्यादा टाइम नहीं ले सकता हूँ, पर ये है कि थोड़ा जानने का। सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक तो थर्मल पावर प्लांट होता है जो कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और एक सोलर पावर प्लांट होता है जो विदाउट एनी कार्बन एमिशन वो सोलर पैनल के थ्रू करता है। तो उसका जो गैप होता है ना, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, सेम यूनिट जनरेट करने के लिए कितना तो थर्मल पावर प्लांट कार्बन एमिट करता है और कितना सोलर करता है, बस उसका डिफरेंस ही आपका कार्बन क्रेडिट है। ओके। हाँ, तो उससे आपको कार्बन क्रेडिट मिलता है जनरली कि जिस चीज में अगर आप कन्वेंशनल वे से जाते हो तो उसमें कितना कार्बन एमिशन होता है, और अगर आप दूसरे वे से जाते हो कितना कार्बन बचा सकते हो। ओके ओके, मोहित सर, थैंक यू मोहित जी, थैंक यू। मोहित सर, मेरे को एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में आपसे डिस्कस करना था। ये एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से है, FL इंडिया। ओके। तो मेरे पास ये, पहले तो मैं इस पे ट्रेड करता था अर्लियर, तो उसमें ठीक ठाक गया, लेकिन लास्ट 1 ईयर से मैं इस पे होल्डिंग लेके बैठा हुआ हूँ। 1 ईयर से ऐसा कुछ मूवमेंट सच है नहीं। तो इस पे अभी मेरे पास टाइम है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए ये से सही में रखना सही होगा, या फिर अभी राइट टाइम है कोई और स्टॉक पे स्विच करने के लिए, क्योंकि बड़े अच्छे करेक्शंस पे काफ़ी स्टॉक्स अवेलेबल है। तो इस पे कोई सजेशन सर FL इंडिया के रिगार्डिंग आप?
एफएल इंडिया एक्चुअली मैंने कभी प्रेडिक्ट किया नहीं है, बट जो भी मेरे ओके इन्वेस्टर फ्रेंड्स टेक करते हैं उनका काफी पॉजिटिव व्यू रहा है इस स्टॉक पे। तो ओके मतलब मैं इस पे अपना व्यू नहीं दे पाऊंगा, बट जहाँ तक मैं नंबर्स देखता हूँ तो स्टिल एक्सपेंसिव साइड पे ही है। बट आपको वो डिसाइड करना है कि क्या कंपनी में ग्रोथ आ सकता है। जैसा कि पिछले एक साल में भी करीबन एपीएस 60% से ज्यादा ग्रो हुई है, 50 से 60% के बीच में ग्रोथ है। तो 50 से यस सर 60% का ग्रोथ है, और अगर 60 का पी है तो आपका पीएचडी 1 का हुआ, तो स्टिल फेयरली वैल्यूड है। बट आपको डिसाइड करना है कि क्या वापस से वो 50-60% का ग्रोथ दे सकता है अगले साल। अगर ओके नहीं दे सकता तो मे भी आपका शेयर थोड़ा सा टाइम करेक्शन में जाए, वो कंसोलिडेट करे। ओके तो अगर आप उसको, ओके और अगर आपको लगता है कि उससे अगले साल ग्रोथ आएगा, या फिर 2 साल 3 साल मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, आपका जो असेसमेंट है, उस पर आपको जो लगता है, तो आपको डिसाइड करना है कब तक वैल्यूएशन में इसको इतने दे सकता हूँ। नहीं मेरे को सर अभी जैसे कि वो स्नैपचैट का एक न्यूज़ आ गया था, सडनली इस पे ये डिक्लाइन चला गया था, तो मेरे को ये था कि लॉन्ग टर्म व्यू पे इसका कंपटीटर गूगल भी है। तो अभी तो ऐसा बिजनेस इंडिया में इसको नहीं मिल रहा है वैसा, लेकिन इंडिया में ये अच्छा बिजनेस कर पा रहा है। लेकिन इन फ्यूचर अगर गूगल भी ओपन प्लेटफॉर्म पे बिजनेस compete करेगा तो ऑफ कोर्स एप्पल के सामने गूगल थोड़ा सा भारी पड़ेगा। बिल्कुल तो बिजनेस रिगार्डिंग बिल्कुल, तो वही वहां मैं पे सोच रहा क्या है था ना, कि ये भारी पड़े ना पड़े, पर वहां पे सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे आज आप बिल्कुल देखते हो डायग्नोस्टिक सेक्टर को, तो हाँ डायग्नोस्टिक सेक्टर में टाटा वन एमजी ने सिर्फ अनाउंसमेंट किया है, टाटा वन एमजी ने थोड़े बहुत अपनी टेस्टिंग चालू किया है। बट उस न्यूज से ही आप देख सकते हो कि सेंटिमेंट्स पे क्या इफेक्ट आए। तो मतलब वो थैंक यू कुछ सर। करे ना करे, बड़ा कुछ इम्पेक्ट आए ना आए बिजनेस में, बट जो प्रीमियम है ना, वो चला जाता है। सडनली वो प्रीमियम ओके सारा सर। चला जाता है। तो उस चीज का आपको ओके मतलब ध्यान ओके सर, बस यही सब मेरी रखना। क्वेरी थी। ओके, थैंक यू। Right, great. Thank you so much, sir. Saurabh, sir, are you there with us? Yes, sir. Yes, so please ask your question. Good evening, Mohit sir. yeah, good evening sir. Sir, I want to know about the cement sector. After the acquisition of Adani on ACC and Ambuja, and today also the Ultratech have announced a capex of 12,000 crore. Right. But the market take it in the wrong way and stock start correcting. Right. Although the Ultratech had made a announcement of a very low rate, $76 per, and the Adani's rates are very higher. Still, the market is reacting in a wrong way. Correct. But I still think so that it will be a very positive move for the Ultratech. So cement sector पे आपका view? Cement sector generally वही है, सप्लाई डिमांड है, बट आप देखते हो तो सीमेंट कार्टेल में मूव करता है। तो सीमेंट में एक जगह पे प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरी जगह पे प्राइस बढ़ता है। एक कंपनी प्राइस हाइक लेती है तो दूसरी भी लेती है, और वो सेम वे अगर कोई प्राइस फ्लैशन घटते हैं तो सारी कंपनियों के घटते हैं। तो वो पूरा कार्टेल पे है। और जहाँ तक अडानी का बात है, एसीसी और अंबुजा को एक्वायर करना, तो अडानी अभी काफी अग्रेसिव है, काफी सेक्टर्स में अग्रेसिव है। बट 2 to 3 years डाउन द लाइन हमें देखना पड़ेगा ये चीज भी, कि पहले जिस ग्रुप ने सारा बिजनेस लेवरेज पे किया था उसका हाल अच्छा नहीं हुआ था। तो अभी भी हमें यही देखना है कि 2 से 3 साल बाद क्या अडानी मतलब रहेगा, वो हमें सबसे पहली चीज देखनी है। राइट। तो अडानी ने काफी सेक्टर्स में अनाउंस किया है कि वो आएंगे, बट सारा कुछ लेवरेज पे है, और यहाँ से काफी लेवरेज। हाँ। तो अभी सीमेंट सेक्टर में एक चीज है कि जब एसीसी और अंबुजा इनके पास थी, जो इनका ग्लोबल ग्रुप है आपका पॉलीकॉम, यस राइट, पॉलीकॉम ग्रुप, हाँ यस। कौन सा? पॉलीकॉम होलसेम, जो होलसेम ग्रुप है, हाँ। तो उन्होंने कुछ इनकी कैपेसिटीज में इन्वेस्ट नहीं किया था, इसीलिए आप देखते हैं लास्ट 3 से 5 साल। तो जब आपके जायंट्स में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, एसीसी अंबुजा अगर कंबाइन कर दे, तो आई थिंक उनका सेल्स है 16,000 करोड़ एसीसी, और अंबुजा करेक्ट। तो उनका सेल्स आई थिंक लास्ट क्वार्टर का सेल्स हम देखते हैं तो अल्ट्राटेक के अराउंड आता है, मतलब 7,900 प्लस 4,400। तो अगर यहाँ से अडानी इन्वेस्ट करता है उनके कैपेसिटीज में,
तो अडानी कैन बिकम द लीडर इन सीमेंट स्पेस, बट वो देखना रहेगा कि अडानी एग्जिस्ट भी करता है आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अल्ट्राटेक के पास कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहेगी। सॉरी, अल्ट्राटेक के पास कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहेगी। अल्ट्राटेक जो है मतलब वो सीमेंट इंडस्ट्री में आप देखते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की जहां तक बात है, आज से 5 साल पहले सब करते थे, बिकॉज श्री सीमेंट जो एक कंपनी है उसकी काफी चर्चा होती थी कि वो काफी अच्छे मार्जिन करते हैं, इंडस्ट्री बीटिंग मार्जिन करते हैं, वो अपना काफी कॉस्ट कटिंग करते हैं। बट आजकल तो ये एक जनरल ट्रेंड बन गया है पूरे सीमेंट सेक्टर में कि आप अपना कैप्टिव पावर प्लांट लगाओ, आप वेस्ट स्ट्रीट रिकवरी सिस्टम्स लगाओ, उससे आप अपना कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। तो अभी काफी हद तक कॉपी हो गया और कोई वैसा कंपेरेटिव एडवांटेज टाइप रहा नहीं है। यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला बेनिफिट जरूर है कि जिस कंपनी का बहुत ज्यादा कैपेसिटी है वो उतना ही ज्यादा अच्छा कर सकता है, काफी उनके ओवरहेड्स बच जाते हैं, वो एक चीज जरूर रहता है। बट एज सच कोई ऐसा कंपेरेटिव एडवांटेज मुझे नहीं दिखता बचा होगा, तो वैसा नहीं है। बट अडानी के एक्विजिशन से थोड़ा सा मार्केट ने लिया कि कंपेटिटिव जो कंपटीशन है वो काफी इंक्रीज होने वाला है सीमेंट स्पेस पे, और उसी वजह से अल्ट्राटेक ने भी अपना कैपेसिटी इंक्रीज करने को बोला है। और उसका रीजन आप समझ गए होंगे, बिकॉज एसीसी और अंबुजा कंबाइंड इक्वल टू अल्ट्राटेक। जी, तो अल्ट्राटेक को अपना जो नंबर 1 का टैग है वो लगाए रखना है, इस वजह से अल्ट्राटेक ने भी अभी कैपेक्स अनाउंस किया है। बट अल्टीमेटली आपको ये चीज सबसे पहले देखनी है सीमेंट में, अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म का देखते हो कि अभी जो नंबर्स है सीमेंट स्पेस में, जो भी स्मॉल या मिड कैप कंपनीज है, उनके जो नंबर्स हैं वो क्या अच्छे मतलब लेवल्स पे है। तो जहां तक हम वैल्यूएशन रेशियोज की बात करते हैं, जैसे डिविडेंड यील्ड है वो कहाँ पे अभी सीमेंट, अभी मैं एसीसी के देखता हूँ तो 3% डिविडेंड यील्ड है। और क्या जो अभी वाले नंबर्स है वो वर्स्ट को फैक्टर इन कर चुके हैं कि लास्ट का जैसे एक साल काफी इनपुट कॉस्ट में आपको इंक्रीज देखने को मिला, डिमांड साइड आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। तो क्या हम अभी देखते हैं कि इंफ्रा सेक्टर में जैसा रिकवरी आ रहा है धीरे धीरे, तो सीमेंट सेक्टर में भी थोड़ा डिमांड आपको इम्प्रूव होता हुआ दिखता है। और इनपुट कॉस्ट जो कंपनीज का बढ़ा था कोल के प्राइसेस बढ़ने से, क्या वो कम हो रहा है, और जो पावर कॉस्ट बढ़ा था फ्यूल कॉस्ट वो थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। तो कम भी नहीं होना, स्टेबलाइज होना। अगर स्टेबल भी हो रहा है तो कंपनीज धीरे धीरे डिमांड को देखते हुए वो सारा पास ऑन कर सकती है। तो हमें वो रेट बढ़ा सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि वर्स्ट चला गया है या फिर वर्स्ट अभी भी बाकी है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म तो वही है, बाकी लॉन्गर टर्म में तो आई थिंक अगर इंफ्रा ग्रो करता है तो सीमेंट अल्टीमेटली धीरे धीरे ग्रो करेगा। और they can pass मतलब डिमांड के साथ they can pass the prices also in the long term. Correct. Because they working hard. Correct. Okay sir, thank you sir, thank you. Great. Thank you so much for that. Manu sir, are you there with us? Manu sir, you're on mute. Deepak sir, are you there? Yeah, hi Mohit sir. Yeah, hi. एक्चुअली मुझे मैप माई इंडिया कंपनी के बारे में जानना था, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे रहेगा इंडिया। मैप माई इंडिया जिस सेक्टर में है वो सेक्टर काफी अच्छा कर सकता है आने वाले सालों में, जो जियो स्पेशल पॉलिसी है इंडियन गवर्नमेंट का उसकी वजह से। बाकी वैल्यूएशन वाइज हम देखते हैं तो स्टिल एक्सपेंसिव साइड पे ही है। कंपनी अगर सालाना 100 करोड़ का भी प्रॉफिट कर पाती है तो करीबन 70 टाइम्स अर्निंग्स पे चल रहा है, फॉरवर्ड अर्निंग्स पे चल रहा है। तो ये जो सेक्टर में है वो सेक्टर काफी अच्छा कर सकता है, बट वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव साइड पे। अभी जैसे ड्रोन के लिए पीएलआई स्कीम आया, ड्रोन का बिजनेस काफी बढ़ेगा इंडिया में, तो उससे रिलेटेड भी इंडिया को काफी फायदा होगा, राइट? किसको? मैप माई इंडिया? मैप माई इंडिया, बिकॉज काफी मल्टीपल उनके टेलमेंट्स है इस इंडस्ट्री में। उसमें सबसे बड़ा जियो स्पेशल पॉलिसी है, बाकी भी काफी कंट्रीब्यूट है। ओके, थैंक यू सर। Manu sir, are you there? Hello, yes. Can you hear me? Yes, please ask your questions. Sir, I want to know about your view on Dynamic Products. The company will deliver. Dynamic Products, the company which is into food colors and all. Correct. Yes, that company.
chemical company. Okay. So current price is 455, market cap 540 crore. Yes, yes. Okay. So currently it is trading at 38 times its FY22 earnings. And so valuations I think are on expensive side as compared to its competitors. So the company has recently completed one capex project. So I can clearly see the fixed assets have risen from 34 crores to 272 crores, but revenues haven't increased in that manner. So you will have to see uh, how the Yes, demand I looks am like. for. If the demand is strong and the company can grow their revenues I in am, that ratio. okay, okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you. So what is your view as you have asked this question? I feel bullish on recent after completing the capex. I feel company will perform. Okay, so do you feel there I is feel enough demand for the capex which they have completed? I am sorry, sir. I don't Okay. have that No, much no issues. deep. No issues. I was just Okay, thank asking you. for information because Yes. I am not trading this company. You are not No, tracking I'm not like that. trading. I was just looking at the numbers and then I asked this Okay. question. Yeah. Okay. Thank you, sir, for your. Great. Thank you so much for that, sir. Jatin, sir, are you there with us? Yes, sir. Namaskar, sir. I am Jatin here. Yeah, namaste, Jatin. Yes, sir. Please ask your questions. Yes, sir. मेरे सब दो क्वेश्चन हैं. एक रिगार्डिंग अभी सीमेंट सेक्टर की बात चली रही है, तो एक नोवोको विस्टा जो मेरा आईपीओ में मेरे पास है, और दूसरा कार्ड पे है. ओके. तो भी दोनों में क्या हुआ, वो लोग मेरे भी तो लॉस ही चल रहे हैं. वैसे मार्केट तो अपना डाउन है, तो फिर उस पर क्या व्यू क्या है? नोवोको विस्टास का जहाँ तक सवाल है, मैंने कुछ रूमर्स सुने थे ऐसे, शायद न्यूज आर्टिकल्स के आए थे कि अडानी को बेच रहा है. निर्मा ग्रुप का ही कंपनी है नोवोको विस्टास आई थिंक. तो निर्मा शायद अडानी को सेल कर रहा था सारे अपने सीमेंट के एसेट्स, बट वो सिर्फ रूमर ही है. मुझे नहीं पता कि वो न्यूज है या नहीं है. कुछ आर्टिकल्स भी आए थे उसके ऊपर. बट जहाँ तक मतलब कंपनी को देखते हैं, मतलब मार्जिन्स तो सब पार ही है. इंडस्ट्री के जो मार्जिन्स है उससे काफी कम करते हैं ये, और डेट लेवल भी काफी मतलब ज्यादा है, तो इनसे इनका फाइनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा है. तो आई थिंक इसमें आपको टाइम लगेगा. अभी अगर मैं EV बाय EBITDA मल्टीपल देखूं तो 10.6 टाइम्स है, और जनरली इस इंडस्ट्री को 10 टाइम का ही मिलता है. तो अभी तो बिल्कुल ही फेयरली वैल्यूड है. यहाँ से अगर ग्रोथ आता है तभी कंपनी में कुछ हो सकता है, ऐसा ही मुझे लगता है. बाकी दूसरा आपने कार्ड रेट के बारे में पूछा. ओके. कार्ड रेट एक्चुअली ट्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज एज ए बिजनेस आई डोंट नो कि कितना पोटेंशियल है इसमें. जितना मैं रिजल्ट भी देख रहा हूँ, ये कंपनी मुझे लॉसेस में दिख रही है, मतलब ऑपरेटिंग लेवल पे लॉस में है कंपनी. राइट, ऑपरेटिंग लेवल पे भी लॉस में. तो यहाँ पे कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज बिजनेस को इतना डीप में ट्रैक नहीं किया है. पहले के मैं अगर FY21 के रिजल्ट्स देखता हूँ तो 40 करोड़ का कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था FY21 में, और अभी 2800 करोड़ का कुछ मार्केट कैप है, तो स्टिल काफी एक्सपेंसिव साइड पे ही है. मतलब यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कितना कंपनी अच्छा कर सकती है, कितने वापस से वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ला सकती है. यहाँ दूसरा और दूसरा भी कोई अभी पूछ रहा था सीमेंट सेक्टर के बारे में. तो आई एम बिलोंग टू सीमेंट सेक्टर, आई एम वर्किंग इन अल्ट्राटेक. तो राइट नाउ जो हमारा जो कैपेसिटी है ना, वो 120 मिलियन टन NM का है, और एक्सपेंशन प्लान हमारा ऑलरेडी चल ही रहा है, क्योंकि हम लोगों का जो मैनेजमेंट है, हमको पूरा ट्रस्ट है हमारे ऊपर, और कॉस्ट कटिंग भी इतना चल रहा है. तो अभी जो हमारा जो आप सीमेंट सेक्टर में जो बूम बोले ना, तो नंबर 1 की जो पोजीशन है वो कायम बनाने के लिए देखो, अभी थोड़े दिन पहले दावोस में होलसेल डील के बारे में जो हमारे जो बिरला जी है उसने उसके लिए दिया. और अभी क्या हो रहा है ना, हम लोग कॉस्ट कटिंग में इतने जान दे रहे हैं कि जितने भी हमारे जो सीमेंट सेक्टर है ना, वहाँ पे हम लोग WHR लगा रहे हैं, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम लगती है, जिससे क्या होता है जो हमारी कील वगैरह चलती है, तो कील से जो एक्सेस जो गैस निकल के हवा में चिमनी में छोड़ते हैं, उसको हम डाइवर्ट करके उससे बिजली कर सकते हैं. तो उससे हम लोग छोटे छोटे
पावर प्लांट लगा रहे हैं, उससे क्या वो हमारी कॉस्ट कम आ रही है। और जो हमारा एपीसी होता है, जैसे कोई भी रनिंग इक्विपमेंट चलाने के लिए एक्स्ट्रा पावर लगता है, वो रिड्यूसिंग कर रहा है। तो आगामी फ्यूचर्स में अल्ट्राटेक का शाइनिंग होगा, क्योंकि मैं तो एम्प्लॉय हूँ। ऐसे भी हम लोगों का तो क्या एक मोटो है कि क्वालिटी बेस्ट देनी है, तो क्वालिटी वाइज भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है अभी तक। और रही बात है अपनी अंबुजा एसएससी की, तो उसका जो एक्सपेंशन जो वो लोग डिसाइड करे हैं, वो FY23 में वो लोग 70 to 75 टन एनएम वाला कर रहे हैं, मिलियन टन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लोग ने उसका भी रोड मैप दिया हुआ है। तो अभी देखते हैं कि कौन कैसे बाजी आगे बढ़ाता है, क्योंकि बिरला जी अभी उसके पास कैपेसिटी तो है, लेकिन ये जो डील होने के बाद ये थोड़ा ग्लिच आ गया कि भाई नंबर 1 की पोजीशन कैसे ले पाएंगे आगे। नहीं बिल्कुल, काफी तो उसके लिए वो बन रहा है, सिनेरियो बन रहा है। देखते हैं कौन अल्टीमेटली निकलता है आगे, क्योंकि अभी क्या है ना कि रॉ मटेरियल कॉस्ट इज वेरी इम्पैक्ट सब जगह पे रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि ये जो बेसिक रॉ मटेरियल ही है जो चीज के लिए वो सीमेंट के बनाने के चाहिए। तो अभी क्या अल्ट्राटेक के पास बहुत सारी ऐसी माइन उसने एक्वायर की है, जिससे उसको आगे में 10 साल 12 साल तक तो कोई रॉ मटेरियल का कोई इश्यू है ही नहीं उसको। तो माइन जिसकी आप बात कर रहे हो लाइमस्टोन की माइंस है? या लाइमस्टोन है, और इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक लो ग्रेड होता है, एक हाई ग्रेड होता है। तो वो फुलफिल है, कोई इश्यू नहीं है। तो आगे के लिए उसका फ्यूचर ब्राइट ही है। मैं तो बोलता हूँ कि दिवाली तक ये जो लाइमस्टोन में तो आई थिंक 99 इयर्स का कुछ लीज रहता है ना? नहीं, उसमें क्या अलग अलग, जैसे अब जब गुजरात में उसके 2 प्लांट है, एक कच्छ में है, एक अमरेली में है, नवारपुर में है। वैसे बाद में आप देखोगे तो राजस्थान में कोटपुतली में है, आदित्य में है। ऐसा उसके पास बहुत सारी कैपेसिटी है। तो माइंस क्या उसके पास पूरी लीज में पड़ी हुई है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। तो वो दिवाली तक तो आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये 8000 क्रॉस कर जाएगा। ओके, नहीं बहुत बहुत बढ़िया होगा, लीडर का पोजीशन मेंटेन कर ले, बाकी देखते हैं। राइट, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। मोहित सर, रिक्वेस्ट तो हम लोग के पास बहुत सारी आ रही हैं, बट आई थिंक वी आर आल्सो रीचिंग अ हार्ड स्टॉपर फॉर आवर टाइम। इट्स ओवर एन आवर नाउ। करेक्ट, सो कंक्लूड करना चाहिए। राइट, यस। सो दिस हैज बीन ग्रेट सर, बहुत मजा आया हर बार की तरह आपसे बात करने में, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। एंड एब्सोल्युटली फिर से मतलब आई very much look forward to hosting you again and learning from you again. Thank you so much for all of that. बिल्कुल, thanks for the opportunity, Vishu, and thanks for hosting the session as you do every time. और काफी अच्छे से आप सेशन को पूरा मॉडरेट करके चलते हैं, वो भी अपने आप में काफी एक बड़ी चीज है। तो नहीं सर, मेरे को बस सीखने में मजा आता है आप लोगों से, that's all. नहीं, thank you Vishu, and thank you to the Trinker team for inviting me and giving an opportunity to present my views. Right. So thank you all for joining. Very big thanks. Right. Thanks to all the listeners exactly, for tuning in. Exactly. A very big thanks to our listeners as well for being here, staying here throughout the session, and we promise we'll bring back Mohit sir very soon again. So stay tuned for that. Sure, Vishu. Yeah, thank you. Thank you, sir. Good night, everyone. Bye. Good night, everybody.